अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज कुछ हम कह सकते हैं फ्लैट नोट विटनेस किया गया मार्केट के अंदर, लेकिन 42,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं, पार्टिसिपेशंस बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स दोबारा कम बैक कर रहे हैं, मार्केट के लेवल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। साथ साथ कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आज से FATF का जो कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली कल के दिन या फिर मंडे के दिन पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आ जाएगी। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। वाइट लिस्ट पे हमारी जो है वो एडिशन हो जाएगा और फाइनली हम ग्रे लिस्ट से लूज कर जाएंगे। इट मीन्स कि ये एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट होगा फॉर द बिजनेसेस, फॉर द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे ऊपर एक सैंक्शन होती है जब आप कोई भी ग्रे लिस्ट के अंदर होते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक गुड न्यूज़ होगी और मार्केट भी डेफिनेटली इसको ज़रूर इम्पैक्ट करेगी और ज़रूर बूस्ट अप करेगी। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और मंडे के दिन से अगेन एक बुल रन एक्सपेक्टेड है। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,226.05 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 42,422.22, लोअर वाज 42,097.31 एंड फाइनली क्लोजर रहा 42,137.04। जस्ट लुक एट दिस कि ये थोड़ा सा छोटा सा स्पैन है 300 का, जिसमें मार्केट जो है ट्रेड करते हुए पूरे दिन दिखाई दी है। 89.01 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 267.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स हैं 17.33 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज गुड 6.28 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.33 के इजाफे के साथ। 6.73 पे क्लोजर। 31.43 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड के। इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे 0.08 का इजाफा देखा गया। 2.99 पे क्लोजर रहा। 22.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। जी टेक थर्डली लास्टली 0.12 का डिक्लाइन। 9.96 पे क्लोजर। 21.1 का कारोबार रहा। ओवरऑल आज के दिन भी अगेन पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम जो कि एक न्यूज़ भी है, जो कि क्रॉनिकल भी है, वो है FATF की जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी है। FATF का ये जो वीक है वो स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, ऑप्टिमिस्टिक हैं, रीजंस क्या हैं और क्यों हम FATF में ज़्यादातर स्टैंड कर रहे थे, क्या ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों स्टैंड काफ़ी अर्से से किया, पोलिटिसाइज मामला थे, क्या लॉबिंग थी, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। साथ साथ रशिया के हवाले से न्यूज़ है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इससे पहले भी उन्होंने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी उन्होंने बताया था, इंटरनेशनल चैनल को, तो उन्होंने बताया था कि रशिया से ऑयल लेंगे या तो जो सेम कीमत होगी जो इंडिया जिस कीमत पे मिल रहा है, या फिर पाकिस्तान के लिए और फर्दर चीप प्राइस होंगे। तो कितने ज़्यादा ये पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल पे इम्पैक्ट करेगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ IMF के हवाले से जो एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ लीनियंसी, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो IMF की टॉक्स की हैं वो आ सकते हैं। तो कितने ज़्यादा पॉजिटिव टॉक्स हुए हैं, कितनी ज़्यादा निगोसिएशन हुई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की गई है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आज आपने मार्केट के नंबर्स भी देखे, सो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, FATF का ये वीक चल रहा है। FATF के लिए आज से ये जो कॉन्फ्रेंस का एक वीक है वो स्टार्ट भी हो गया है। कल होपफुली, नहीं तो मंडे के दिन हमें ये न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो एक तो ऑप्टिमिज्म है कि इस बार तो लाजमी पाकिस्तान एग्जिट कर जाएगा ग्रे लिस्ट से, लेकिन क्या हकीकत क्या है, रियलिस्टिक वे अगर देखें तो? देखें, उम्मीद है 90% इंशाल्लाह, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करा गया पाकिस्तान को और सारे आदाफ पाकिस्तान ने पूरे किए और इन टर्न ये एक बहुत पॉजिटिव होगा कि एक मुल्क जिसकी मुकम्मल तौर पे छानबीन की गई, एक एक चीज़ और कई साल की गई, कई रिव्यू हुए और उसके बाद वो उसको क्लियर करेगा, तो ये अगर हो जाएगा तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। और उम्मीद है 90% हो जाएगा इसकी कल सुबह, वरना सैटरडे अर्ली मॉर्निंग इसकी न्यूज़ हमें मिल जाएगी। आप समझते हैं कि FATF के अंदर ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव वे आउट होगा और पाकिस्तान को इससे क्या आप समझते हैं फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखिए, वर्बली बहुत फ़ायदे हैं। एक इम्प्रेशन होता है, बड़ा अहम होता है आजकल के ज़माने में और दूसरी बात, एक मैंने जैसे शुरू में बताया कि एक स्ट्रिक्ट रिव्यू हुआ है एक एक चीज़ का, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से,
टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, जिस पे पाकिस्तान पे बरसों से इल्ज़ामात लगते रहे। और जब ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो इस हवाले से पाकिस्तान की क्रेडिट भी रेटिंग भी बढ़ेगी, एक इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मैसेज जाएगा, और बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो हिडन हैं वो दूर हो जाएंगी, और एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, स्टॉक मार्केट पे आएगा, और हुकूमत पे आएगा। हुकूमत की काफ़ी अच्छी इसमें कोशिशें रही हैं और बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ हमारी जो मिनिस्ट्री फाइनेंस है वो काबिल तारीफ़ है, उन्होंने बहुत ही मुश्किल अहदाफ को मुकम्मल किया है। जब एफएटीएफ के हवाले से कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस भी लिए गए, जो आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को मुबारकबाद दी है इस मामले में, आप समझते हैं कि और भी चीज़ें हमने अब कॉस्ट पे की है? क्योंकि ग्रे लिस्ट में जब आप स्टैंड करते हैं तो बहुत सारी सैंक्शंस होती हैं जो आपको आ जाती हैं आपके ऊपर। दूसरा ये कि कुछ हमारे नेबर कंट्रीज़ लॉबिंग करते हुए भी दिखाई दिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये तमाम चीज़ें, ये एक हिस्सा रही जो हमने इन्स एंड आउट्स देखे, इतने सालों में हमने स्टैंड किया एफएटीएफ के अंदर। क्या इसका इम्पैक्ट आया और इससे क्या किसी को फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने ये पॉइंट अच्छा पॉइंट आउट करा कि जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, पूरी कोशिश करी, उन्होंने हर मुमकिन अपने लॉबीज़ और सबको इस्तेमाल किया, और बावजूद इसके कि पिछली हुकूमत के पूरी दुनिया से ही ख़राब ताल्लुकात थे, मौजूदा हुकूमत ने ताल्लुकात अच्छे करे, जिसका भी इम्पेक्ट इसमें यकीनन इस रिज़ल्ट में शामिल होगा। और इंडिया, ख़ास तौर पे इंडिया का मैं नाम ले रहा हूँ, उसे मुँह की खानी पड़ी, और इससे ज़ाहिर हुआ कि इतने मुश्किल, इतना टफ़ मेरे ख्याल है किसी का भी शायद दुनिया में आज तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा जितना पाकिस्तान का हुआ है। कि एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी जो हर हाल में नेगेटिव थी, प्लस जो सख्त रिव्यूज़ हुए हैं और कितने अहदाफ पूरे करे गए हैं, उससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे सिस्टम हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए, मसलन रेमिटेंसेस जो हैं वो जो बढ़ रही हैं मुसलसल बिकॉज ऑफ एफएटीएफ है। एफएटीएफ की वजह से बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ लग गई हैं कि हुंडी हवाला मुश्किल होता जा रहा है, अब भी हो रहा होगा लेकिन मुश्किल होता जा रहा है, और बैंकिंग तो हो चुका है काफ़ी, बैंकिंग चैनल के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे, रेटिंग में इजाफा होगा, और ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत खासी कमज़ोर है, फिर इसके साथ साथ आईएमएफ से जो बातचीत है, अगर सोने पे सुहागा ये मैं शामिल कर देता हूँ, इसाक डार साहब बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग करके आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि एफएटीएफ के बाद मैं डिस्क्लोज़ करूँगा, तो इंशाल्लाह वो भी कोई अच्छी खबर सुना सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ आएगी तो मार्केट भी इसको बहुत ज़्यादा बिहेव करेगी, बहुत ज़्यादा वेलकम करेगी इस न्यूज़ को, और साथ साथ इकॉनमी के नंबर्स में भी आप समझते हैं कि एक अच्छा बूस्ट आएगा। दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान को नीड है, फ्लड आने के बाद हमारी जो एक सेंसिटिव इकॉनमी की सूरत हाल थी, फिर अगर एफएटीएफ की कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा जेस्चर होगा। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में फ्लड आया, $40 बिलियन के लॉसेस बताए जा रहे हैं, और दुनिया की पूरी दुनिया सिंपैथी कर रही है, हत्ता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान का नाम लेके उस सिंपैथी करी है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए, विज़िट करा, बहुत बड़ी बात है, और वो ये कहकर गए हैं कि बहुत बड़ी तबाही है। तो यकीनन वो उस कंसिडरेशन में पाकिस्तान को जितना रिलीफ दिया जाए कम है, और यकीनन ये भी रिज़ल्ट को मनवाने में ये एस्पेक्ट भी जो है वो काफ़ी काम आएगा, यूज़फुल होगा। और जहाँ तक इकनॉमी या स्टॉक मार्केट का ताल्लुक़ है, वो तो वैसे ही अच्छे जोन में, अगर खुदा ना खास्ता एफएटीएफ में हम रहते हैं तो स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा। स्टॉक मार्केट सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है और एक अच्छे फेज़ में आ रही है, और आज दोबारा डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, और डॉलर का डेप्रिसिएशन होना, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल वीक हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन प्रेशर है सऊदीया पे कि वो सप्लाई को ना कम करे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ये और अच्छी खबरें हो जाएंगी। तो चीज़ें अच्छी काफ़ी आ रही हैं। ट्रेड डेफिसिट काफ़ी श्रिंक करा है, कल ट्रेजरी बिल का ऑक्शन था, कैट की न्यूज़ अच्छी आई है। ट्रेजरी बिल का ऑक्शन था जिसमें यील्ड थोड़ी कम हुई है स्लाइटली, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का आगे कोई इम्कान नहीं। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं और जिसका इंतज़ार है। ताहम बहुत सारे चीज़ें अभी हमने हासिल करना है, ख़ास तौर पर डॉलर। अभी इसको वज़ीर ख़जाना बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इसकी वैल्यू 200 के अंदर है। अगर मैं समझता हूँ वो उसको ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होगी उनके लिए।
और नेक्स्ट उनका टारगेट इंटरेस्ट रेट होगा यकीनन। जिस तरह इन्फ्लेशन को ये मज़ीद इन्फ्लेशन को यकीन अभी कम होगा, और पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस कम हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा, तो गवर्नर्स के इशू हैं। गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त होगी गवर्नर्स को बेहतर करें। एडिबल ऑयल, खाने के ऑयल की कीमतें काफ़ी घट गई हैं हमारे यहाँ, अब तक उनकी कीमतें नहीं घटी नहीं हैं। सर, कुछ तो आज फर्क आ रहा वीट है। की प्राइसेस हमने देखी हैं बहुत नीचे आई हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा जाए और अगर करा जाए तो मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन भी सिग्निफिकेंटली नीचे आ सकता है। और अगला स्टेप इंटरेस्ट रेट जहाँ वीक होना शुरू होगा वहीं पर कैपिटल मार्केट और तमाम बिजनेस उठना शुरू हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से ट्वीट है, अगर वो दिखा सके तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये चार्ट दिखाया गया है कि प्रॉपरली जो थर्ड मंथ है कंसेक्यूटिवली जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज़ ए गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और साथ साथ जैसे सलमान साहब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि हमारी एज इंडिविजुअल भी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन एज इंडिविजुअल भी ड्यूटी है। अगर आपके पास आपको कम मिल रहे हैं पैसे या कोई चीज़ आपको कमोडिटी प्राइस कम जो है मार्केट से उठा रहे हैं, तो उसे आगे भी पास ऑन कम किया जाए, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ना की जाए। तो सलमान साहब से मज़ीद बात करते हैं। सलमान साहब, FATF से एक फ़ायदा ये हुआ कि आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम चले गए, और डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा अच्छा वो साबित हुआ जिसकी वजह से हमें टैक्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारे साथ आरिफ हबीब साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि FATF के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और FATF में काफ़ी हमने टाइम कंज्यूम किया है, ग्रे लिस्ट के अंदर बहुत सहा है पाकिस्तान ने सैंक्शंस। क्या समझते हैं, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है? सभी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। जी, आई थिंक ये पिछली रिव्यू में कहा गया था कि इस दफा अक्टूबर में जो सेशन होगा उसमें ऑन साइट विजिट के बाद जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान की फेवर में। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे पता चला है कि आपके पास खबर है, नताशा के पास खबर है कि होना क्या है कल। तो वो जो है उसका जो है वो इंतजार है मार्केट को, और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव जो है पाकिस्तान के लिए खबर होगी इन डिफिकल्ट हालात में। राइट सर, हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं और वाइट लिस्ट में आ जाते हैं। सो आप समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा? अभी पाकिस्तान के लिए नीड भी है, हम पहले ही सेंसिटिव इकोनॉमी की सूरत हाल विटनेस कर रहे थे, साथ साथ फिर फ्लड भी आ गया। ये अगर वाइट लिस्ट वाला जो ऑप्शन हमारे पास अगर आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना हमें जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगी और साथ साथ हमें जो है वो फेवर मिल जाएंगे? आई थिंक हम दूसरे मुल्कों के एट पार आ जाएंगे, और वो कोई रीजन नहीं रहेगा पाकिस्तान में खास तौर पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको। तो वो फिर उसका ये है कि जब वो एक नेगेटिव फैक्टर था वो खत्म हो जाएगा, तो लोग फिर मेरिट पर पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज को जो है वो देखकर जो है वो फैसले करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स के। तो उसका और फिर ये कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। वो भी जब ये चीज देखेंगे तो यहाँ डील करते हुए इनको कंफर्ट होगा। दूसरे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में डील करते हुए जो है वो ये कंफर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर दिया है, और वो उसका मीट करना वो डेफिनेटली भी अप्रिशिएटेड। अच्छा सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन गए हुए थे, उनकी मीटिंग थी IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो IMF से नेगोशिएशन हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या न्यूज़ एक्सपेक्टेड है? क्योंकि वो तो FATF के बाद पता चलेगी, लेकिन फिर भी क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक जो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जो स्टेटमेंट पढ़े हैं वो तो ये कहते हैं कि जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान ने किए हैं, चाहे वो पिछली हुकूमत ने भी किए हों, तो हम सब उन कमिटमेंट्स को जो है वो ऑनर करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो है वो ये कहते हैं कि जो फ्लड की वजह से जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है, उसको हमने उनसे कहा है कि इसको भी आप मद्देनजर रखें, और आपकी जो कंडीशंस हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको जो है वो रिव्यू करें। तो वो एक कंटिन्यूस डायलॉग जो है वो उनके साथ रखेंगे, और ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट
रिव्यू आएगा उसमें ये कोशिश करेंगे कि उनको ये एहसास दिलाएं कि जो ये फ्लड की वजह से जो नुकसान हैं उसको वो उसका अलाउंस दें, और उसको अकाउंट फॉर करें, उसका अलाउंस दें, और कुछ जो बहुत ही टफ टारगेट्स हैं उन टफ टारगेट्स को जरा डिफर करें और कम करें, ताकि हुकूमत को जो है वो ऑपरेट करना आसान हो। और जो लोगों पे बहुत ज्यादा बोझ बन गया है, इसकी वजह ये थी कि उनकी एक टारगेट्स भी हैं, और तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो हाई थी, अब उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा मोहलत और वक्त मांगने की वो कोशिश सर, ये करेंगे। तो आपने बहुत अच्छी और ये बात हुआ की तो है फिर लोगों के ऊपर, जी। आवाम के ऊपर फिर बोझ जो है कम करने में उनको Exactly. जो है मदद हासिल होगी। ऑब्वियसली जब आईएमएफ बात करता है तो वो ये नहीं बात देखता कि कौन सी गवर्नमेंट थी या क्या था जब वो बात कर रहे थे, वो सिर्फ एज पाकिस्तानी लोगों से बात करते हैं। तो पाकिस्तान के जो कमिटमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली वो फुलफिल करने चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि जो करंट अकाउंट के डेफिसिट के जो नंबर्स आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव थर्ड मंथ है जिसमें ये डेफिसिट जो है वो प्रॉपर इन्फ्लेशन कम होती हुई दिखाई दे रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, और साथ साथ अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो पॉलिसी रेट कहाँ देख रहे हैं आप? जी, आई थिंक ये जहां तक कि इन्फ्लेशन का ताल्लुक है और करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो अभी नंबर आए हैं सितंबर के, उसमें तो काफी कमी है, और वो $300 मिलियन तक जो है वो आ गया है, और ये अप्रैल 21 से अगर देखा जाए तो सबसे कम है जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड जो है वो आगे भी चलता हुआ नजर आता है, और यही हमारे मसाइल का हल है। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना हमारे मसाइल का हल है, क्योंकि इससे रुपए की कदर में भी स्टेबिलिटी आएगी, और हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उनकी डिप्लीशन भी जो है वो रुक जाएगी, और लोगों का जो है वो एतमाद जो है वो बहाल होगा। जहाँ तक कि इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, जी बिल्कुल ये पीक हो गया है, पीक हो गया, और उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो अब थोड़ा उनमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, तो उससे जो है वो कमी इन्फ्लेशन में कमी मुतवक्के है। और दूसरा, जैसे जैसे कुछ वक्त गुजरेगा तो बेस इफेक्ट की वजह से भी जो है ये इन्फ्लेशन के नंबर में जो है वो बेहतरी देखी जाएगी। उन दोनों सूरतों में भी जो है वो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर बट वो इसको इंटरेस्ट रेट को कम करने तक के नंबर जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अभी से लेके कोई 3 से 6 महीने जो है वो समझना चाहिए दरकार है। राइट, वेल थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस ओवर कॉल आपने ज्वाइन किया था। सलमान साहब आपने भी सुना, आरिफ साहब भी ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। 6 मंथ्स का टाइम है जो हमारे पास पॉलिसी रेट जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो सकता है। सो सिंगल डिजिट जब पॉलिसी रेट होता है, जब होता है तो बिजनेसेस ग्रो करते हैं। यहाँ पे बिजनेसेस जो है वो अभी थोड़ा सा पॉज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है। आप क्या समझते हैं कि जितनी जल्दी ये सिंगल डिजिट पे आ जाए उतना अच्छा होगा? डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट ये आपका बैकबोन है पूरी फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल सिस्टम का, और जितना ये ज़्यादा होता है फाइनेंशियल कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई बिज़नेस 15% के इंटरेस्ट रेट पे, और इसमें फिर काइबोर प्लस होता है, सरवाइव करना उसका मुश्किल होता है। डेफिनेटली ये जब भी नीचे हमारे मुल्क में हमने देखा है, और ख़ास तौर पे मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना है, जब भी ये वज़ीर ख़जाना बने इन्होंने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को ही कंट्रोल करा है, क्योंकि उन्हें पता है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कंट्रोल करने से पूरी मईशत की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और मुझे खुशी है आपने एक अच्छे गेस्ट को बुलाया, तो उनका भी यही कहना था। वेल चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। اللهم صل على محمد
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जा रही है। सलमान साहब भी मौजूद हैं और ब्रेक से पहले आरिफ हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था और ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि एफएटीएफ से इस बार हमारा एग्जिट ज़रूर मुमकिन होगा। फाइनली हम वाइट लिस्ट में जाएंगे, सैंक्शंस खत्म होंगी और वो पर्क्स जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे होते थे वो अब तमाम हम रिसीव कर सकेंगे। तो सलमान साहब प्लीज़ बताइए कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है, हमारी एक साख्त है पूरी दुनिया में, क्या दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर और साथ साथ अगर जो हमारा एक इमेज है वो कैसा दिखाई दे रहा है? सॉरी, आपका सवाल शायद जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में है, जी जी एग्जैक्टली। बिल्कुल उसका मैं समझता हूँ अपने पीक पर इस वक्त है। और हमारे बिजनेस पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो आजकल हालात हम देख रहे हैं, जो गुज़िश्ता कम से कम 1 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये नेगेटिव आया है। और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में फ्लड आया हुआ है, मईशत बहरान का शिकार है, हमारे रिज़र्व हार्डली $7.5 अरब तक आ गए हैं। मौजूदा हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्ट्री सर तोड़ कोशिश कर रही है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जाए और वो ला रहे हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं और उम्मीद है पूरी। मगर ऐसे वक्त में सियासत चमकाई जा रही है मईशत पे, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। और जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्हें चाहिए कि अभी पॉलिटिक्स करना कम से कम 2, 4, 6 महीने के लिए, जब फ्लड आया हुआ है मुल्क में, बहुत बुरे हालात हैं सिंध के, उन्हें ख्याल होना चाहिए इस मौके पे अगर वो एजिटेशन, धरना, लॉन्ग मार्च, इस तरह की नेगेटिव जो पहले भी कर चुके, उनकी हिस्ट्री है, जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे जब भी करी थी, मईशत को नुकसान हुआ था और अब फिर कर रहे हैं। इसे डिले कर दें, बाद में कर लें, कुछ ऐसा नहीं है कि मना हो रहा है, अभी कोई ऐसी आफत नहीं आ जानी। तो मैं समझता हूँ ये कंसर्न ज़रूर मौजूद है। और अलबत्ता ये है कि अगले 10-12, मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग मार्च की उनकी सलाहियत है। अच्छा, लॉन्ग मार्च का ये बोल के भी मार्केट थोड़ी सी इसमें कॉशियस हो जाती है। इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं चलें अभी रुक जाते हैं, थोड़ा मार्केट से रिलक्टेंट। आज मार्केट नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव थी। एक स्पीच आ रही थी, उसमें कहा गया कि हम करीब ऐलान करेंगे, तो मार्केट माइनस बंद हुई। देखें ये इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली एक चीज़ का है, मगर मुझे यकीन है कि वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती मुझे। और ये नवंबर अक्टूबर अगर गुजर गया तो फिर शायद वो इस पॉलिसी को तर्क कर देंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट नवंबर तक था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अहम आपका सवाल है। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इस वक्त आफ्टर एफएटीएफ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहमियत रखता है। चलें सलमान साहब, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कैट के नंबर्स के हवाले से, तो वो ट्वीट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप देखते चलें कि सितंबर के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैट के नंबर डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए हैं और ये 3rd मंथ इन अ रॉ देखा जा रहा है। तो ये कितने, इट फेल $2.3 बिलियन, लेस देन हाफ द लेवल इन अगस्त। इट मींस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही हैं और मंथली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट भी जाहिर सी बात है डिक्लाइन की गई है, कुछ ऐसे आइटम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। तो कोशिशें की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी, और बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटैक्ट दिखाई दे रही है कि वो अपने मुल्क की खातिर कुछ ऐसी सेंक्शंस भी हैं जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कितनी ही चीज़ों पर पाबंदी है इंपोर्ट के हवाले से, तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका रिवाइवल हो जाए, वो प्रॉपरली इन हालात के अंदर सर्वाइव करते हुए दिखाई दे। तो सलमान साहब से मजीद पूछते हैं। सलमान साहब, IMF से जो मीटिंग है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की निगोसिएशन हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है। ये नहीं कहा गया कि पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे तो ये करेंगे या वो करेंगे, कहा गया कि चले हम फुलफिल करेंगे और पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है तो पाकिस्तान अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में IMF की जानिब से भी कोई रिलैक्सेशन देखी जाएगी कि वो फिर अपना ही वैसे ही रखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू? जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, उससे हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है तमाम LCs जो इस वक्त रोकी गई हैं सॉरी, वो खोली जाएंगी, दी जाएंगी। तमाम LCs जो दी गई हैं, आप समझते हैं? LCs खुल नहीं रही थी बिकॉज ऑफ डॉलर शॉर्टेज, वो सारी ऑन की जाएंगी यानी दी जाएंगी। उसके साथ साथ जो कूपन पेमेंट है, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी, वो पे की जाएगी। $1 बिलियन की मैच्योरिटी दिसंबर में आ रही है पाकिस्तानी बॉन्ड की, वो पे करी जाएगी। बड़ा अच्छा साइन, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। इसका मतलब है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट है कि सारे टारगेट्स को मीट आउट करेंगे।
तो ये मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है और यकीनन आईएमएफ से अच्छी बात हुई है जब भी इस तरह की, वरना इससे कबल जो बात आ रही थी वो इसको भी रीशेड्यूल करना, आगे बढ़ाना, इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो तमाम ऑब्लिगेशंस जो आइंदा आने वाले दिनों में जो पेमेंट्स हैं वो पे की जाएंगी। ये बड़े अच्छा हौसला अफजा फाइनेंस मिनिस्टर का, जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, जिस तरीके से इंपोर्ट रिड्यूस हुई हैं और एलसीज बाकायदा ऑन की जाएंगी, तो इससे इंशाल्लाह ताला अगले चंद महीनों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट। शमसुल इस्लाम साहब ने अभी हमें ओवर कॉल ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज के दिन हम देख रहे हैं एफएटीएफ के हवाले से न्यूज़ आ गई है कि इस वीक के अंदर जो है वो फाइनली पाकिस्तान का एग्जिट भी हो जाएगा एफएटीएफ से, ग्रे लिस्ट से। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और इस एग्जिट होने के बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर वो कैसी दिखाई देगी? देखिए जी, सबसे बड़ी अच्छी ये खबर आई है कि एफएटीएफ से पाकिस्तान को 99.9% जो है उसमें से निकलने का चांस है और ग्रेट व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर कोई पॉलिटिक्स ना हुई तो फिर तो हम पाकिस्तान जो है एफएटीएफ से बाहर आ जाएगा और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी स्टॉक मार्केट जो आज आपने देखा कि थोड़ी नेगेटिव हुई है, उसका आगे फर्दर जो है उसमें एक बूम आएगा, क्योंकि ट्रेड हमारी जो स्टॉक मार्केट ऑलरेडी वॉल्यूम से नीचे कर रही है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत नीचे है, उसमें बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ तेजी आने का चांसेस है। साथ ही जो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, जो फॉरेनर्स आपके इन्वेस्ट कर रहे थे वो कुछ कम हो गई थी, उसमें भी अब इजाफा देखा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उन तमाम ममालिक के उसके लेवल पे आ जाएगा कि जहां पर ट्रेड आसानी से हो सकती है। तो पाकिस्तान में कुछ ममालिक में थोड़ी सी हमें मुश्किल आती है, लेकिन हमें वो भी खत्म हो जाएगी। एफडीआई का चांसेस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो एफडीआई नहीं आ रही, उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर एक तो टैक्स रेट बहुत हाई है, उसको ओईसीडी के लेवल पे लाना चाहिए और साथ ही हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़ी कम्बरसम एक सिस्टम बना हुआ है कि लोकल इन्वेस्टर जो है, लोकल जो प्लेयर्स हैं वो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स थोड़ा सा रिलेक्टेंट है एफडीआई लाने के लिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो एक आई थिंक एक बहुत अच्छा काम हो गया। अभी आप देखें आज अब जो एक और चीज बेहतरीन खबर आई है आपके पास, वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका कोई फर्स्ट क्वार्टर में 37% जो है वो नीचे श्रिंक हुआ है। ये बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारा जो राइजिंग करंट डेफिसिट था लास्ट ईयर अगर देखें तो आपका सितंबर में कोई $1.1 बिलियन था और इस साल आपने देखा है कि जो अराउंड 316 मिलियन का हो गया है। ये बहुत बड़ा कंट्रैक्शन हुआ है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम थी, इलनेस थी, वो यही थी कि हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा था, हमारे पास हमें डॉलर की जरूरत पड़ रही थी। अब उम्मीद की जा सकती है कि इन नियर फ्यूचर जो है आपका जो है डिपेंडेंस जो डॉलर पे था वो कम हो जाएगा और फिर हम जो है शम्स साहब, हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की रशिया से भी बात हुई है, ऑब्वियसली वो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो बोल रहे हैं कि अब हम ऑयल भी वहां से लेंगे। क्या समझते हैं जो सैंक्शंस वगैरह की बात हो रही थी वो तो नहीं होगी अब ऑब्वियसली, जब वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जब हम रशिया से ऑयल लेंगे तो इंपोर्ट बिल पे क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरा ये कि फिर क्या ऑयल काफ़ी चीप वेज में हमें मिलेगा, काफ़ी चीप लेवल्स में मिलेगा? देखिए जी, ऑयल की अगर हमारा रशिया से स्टार्ट होता है वो काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो परचेज करेगी, लेकिन आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये क्लियरली लाउडली कहा है कि जी हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे और उन्हें वहां पे यूएसए में बात भी कर ली है। तो अगर ये करते हैं तो हमें अराउंड 30% डिस्काउंट हमें वहां से मिल सकता है, डिपेंड ऑन कि हम कैसे निगोशिएट करते हैं। और ऑयल सस्ता आने का मतलब ये है कि फिर हमारा जो बर्डन था, जो इंपोर्ट्स का जो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता था, वो मेनली ऑयल और फूड की वजह से होता था। उसमें अगर रिडक्शन होती है तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव साइन होगा, हमारा सीएडी और नीचे जाएगा, क्योंकि अब फूड की प्राइसेस जो दुनिया में है वो डिक्लाइन की तरफ है, आपकी नीचे आ रही है, सिवाय इसके कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा हाई है और उसको जो है इस वक्त दुनिया में दो टूल्स जो है वो डिप्लोमेसी के यूज हो रहे हैं, एक तो ऑयल की प्राइस और दूसरा इन्फ्लेशन। तो एक तरफ इन्फ्लेशन की मारी दुनिया है और दूसरी तरफ से अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, उसमें अगर आज जो खबर आई है ब्रिक्स को सऊदीया ने ज्वाइन किया है, तो अगर ये $90 के आसपास अगर ट्रेड करता है और हमें अगर रशिया से मिल जाता है 30% डिस्काउंट के ऊपर, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ये एक पॉजिटिव साइन होगा। हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो चल नहीं पा रही, जो हमने देखा है कि हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है मुसलसल जुलाई से अगस्त और आज सितंबर में भी डिक्लाइन हुई है, उसकी मेन वजह यह है कि हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है। जब एनर्जी कॉस्ट कम होगी तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। आज कॉटन की प्राइस जो है 17,000 रुपए पर मंथ पे चली गई है, मुसलसल डिक्लाइन पे है, जो 23,000 रुपए मंथ तक थी।
तो इसको जो है गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे कि एनर्जी की कॉस्ट जो है वो कम हो, क्योंकि आगे जाके इंडस्ट्री जो है वो ये फील कर रही है कि गैस की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होगी। उसमें हुकूमत को चाहिए कि प्रायोरिटी सेट कर ले, रीसेट कर दे उसको, नंबर 2 पे ले आए, इंडस्ट्री को नंबर 1 पे ले आए कि जब घर में आदमी के पास इनकम होगी, कमाने जाएगा, जॉब मिलेगी उसको, उसका रोजगार चलेगा तो किचन खुद ब खुद चलेगा। तो ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमने देखा है कि कई दफा ऐसे हालात आए कि जिसमें लोगों को जो है गैस की मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन इतना ज्यादा बहुत हवा क्रिएट किया गया है, इसको खत्म करना चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 1 इंडस्ट्री हो ताकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल हो, और इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है उसके जो फायदे हैं, जो फ्रूट है, उसको रीप करने चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेंगी कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि सनतें चलें, इंडस्ट्रीज चलें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। रेजिडेंशियल को है, नीड तो है, लेकिन वहाँ पे सोलर या ऑल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू भी काम किया जा सकता है। हमें पहले अपनी प्रायोरिटीज को ज़रा संभालना पड़ेगा। सो शम्स साहब, आप सुन रहे हैं? जी जी। तो शम्स साहब प्लीज, पाकिस्तान को चाहिए कि आपके पास जो गैस के अदारे हैं, जो SSGC है और आपका SNGL है, इनके जरिए इंस्टॉलेशन करें कि सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा आपका जो है गैस का जो कंजम्पशन होता है वो गीजर में होता है। लोगों के पास एक आदत बनी हुई है डोमेस्टिक यूजर में कि सुबह अगर चूल्हा जलाया तो सारा दिन चूल्हा जलता ही रहता है कि माचिस की तीली ना खर्च करनी पड़े, जलाना पड़े। और दूसरी तरह पेट्रोल, अगर आपको जो है गीजर की गर्म पानी की जरूरत अगर वक्त में दिन में 2 या 3 दफा होती है तो आप पूरा दिन चलाते हो, जिससे आपकी गैस कंज्यूम होती है। आप उसको LPG के सिलेंडर्स पे ले जाएं। सिलेंडर्स के ऊपर काम शुरू हो गया है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो इसको आपको एक दुनिया भर में जो है कहीं भी पाइपलाइन से गैस जो है वो घरों को नहीं दी जाती। ये थोड़ा सा एक सख्त डिसीजन जो आपने और बहुत सारे लिए हैं, ये भी एक डिसीजन ले लें, इससे कोई इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं पड़ेगा। अगर $14 की गैस जो आपकी ऑन एवरेज प्राइस आ रही है, आप बाहर से इंपोर्ट करते हो LNG की, और वो अगर आप $2 के अराउंड मार्केट में कंज्यूमर को दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक सर्कुलर डेट है। इसको कम करने का बेहतरीन जरिया यही है कि प्रायोरिटी रीसेट करें, इंडस्ट्री को दे, इंडस्ट्री कम्पीट करेगी, क्योंकि नेबरिंग कंट्री के साथ अगर हमारी कॉस्ट जो एनर्जी की ज्यादा होगी तो फिर हम एक्सपोर्ट में उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अब एक खौफनाक जो आपने देखा कि रिसेशन के अच्छा, आपने सही कहा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि हमें ऑस्टेरिटी, हमें थोड़ी राशनिंग करना पड़ेगी तो ही जो है वो आगे कामयाबी है, और ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो हमें रूम क्रिएट करना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे ओवर कॉल। सलमान साहब, आपने सुना, यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्रीज के लिए भी एक रूम क्रिएट किया जाए, उनके लिए जो है वो आसानियाँ क्रिएट की जाएँ, ताकि वो जितना काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। क्या समझते हैं आप, जो रेजिडेंशियल जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये बिल्कुल होती है। चाइना की मिसाल हमारे सामने, जब चाइना में स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था, वहाँ के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अपील करी थी कि अवाम जो है कुछ अरसे तक सर्दियों का सीज़न जो है बगैर गैस के गुजारें, कंबल ओढ़ें, लिहाफ ओढ़ें, हीटर ना चलाएं, और अच्छे मोटे कपड़े पहने, बड़े मौजूद हैं यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ। ये चाइना के प्रेसिडेंट ने वहाँ रिक्वेस्ट की थी, तो लोगों ने ऐसा करा, और 2-3 साल तक चाइना में ठीक ठाक ठंड गिरती होती है, बर्फ़ गिरती है। लोगों ने 2-3 साल तक गैस को कतई इस्तेमाल नहीं करा, और आज चाइना उनको फ्री में गैस देता है। देखें, इन रिटर्न इंडस्ट्री उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतना प्रॉफिटेबिलिटी है कि चाइना एनर्जी की सप्लाई, बिजली, गैस, सब कुछ अपनी आवाम को आज फ्री में दे रहा है। तो हमें उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो करते हुए इस पे थोड़ी सी कुर्बानी दें, और मुल्क को ज़रूरत है, जैसे हालात हैं, क्योंकि LNG के जो कंटेनर्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। पिछली हुकूमत ने गलत पॉलिसी की वजह से अब महंगे कंटेनर ख़रीदना पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अवामुन्नास पाकिस्तान की मुहिब वतन है, इस बात को अहमियत देगी, और पहले इंडस्ट्री को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सलमान साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टॉक मार्केट के नंबर्स और स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगी। सर, क्या दिखाई दे रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? खासकर FATF की भी न्यूज़ आ जाती है, और दूसरे भी इकदाम हैं जो अच्छे हो रहे हैं, तो मार्केट के अंदर क्या फ्रेश बाइंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और साथ साथ वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो आ जाएँ, अभी ये राइट टाइम? बिल्कुल आ जाएँ, इंशाल्लाह। बहुत पॉजिटिव मार्केट का स्टांस है, काफ़ी डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। हार्डली 3 से 4 के दरमियान की प्राइस अर्निंग रेशो पे इस वक्त मार्केट मौजूद है। ऐसे वक्त में अच्छी डेवलपमेंट होने की सूरत में मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है।
अच्छा, कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं जो अभी ज़्यादा सीमेंट dominate सेक्टर करेंगे? इन द सिनेरो के बहुत बड़ी रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान में होगी, बहुत ज़्यादा मकानात बनेंगे। स्टील ज़ाहिर है चूली दामों का साथ है। रिफाइनरी पॉलिसी आने की उम्मीद है, इसलिए रिफाइनरियों में काफ़ी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी सैर साइड पे काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बूम पर है और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ काफ़ी स्कोप उसमें मौजूद है। तो ये 3 सेक्टर जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी में है। यकीनन मार्केट में इजाफा होगा तो ये तीनों सेक्टर लीडिंग किरदार अदा करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट बैंक्स? क्योंकि अभी जब ये कुछ डॉलर के हवाले से न्यूज़ आई थी तो बैंक्स का एक भी मनी मेकिंग टाइप का कोई सिनेरियो देखा गया था, और ये चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ को जो है वो सराहा और बोला कि नहीं भाई ये तो गलत किया है, और ये जिन्होंने भी प्रॉफिट मेक किए हैं, जिन्होंने भी होर्डिंग की है, उसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा। सो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए। यकीनन स्पेकुलेशन है और इसहाक डार साहब समझते हैं और इसहाक डार साहब इस पे एक्शन लेंगे, लेना चाहिए। इन लोगों ने डॉलर्स में पिछले 1-1.5 साल से स्पेकुलेशन की है। डॉलर में आज इतना इजाफा जो हुआ है वो इन लोगों की वजह से हुआ है, और सुना है कि 56 बिलियन रुपीस जो हैं कुछ बैंकों ने कमाए। 56 अरब रुपए इस फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग में उन्होंने कमाए। तो उन पर सख्त जुर्माने होने चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करा है उन्हें यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने FATF के हवाले से बात की, जो कि ऑब्वियसली सबकी नज़रें FATF के ऊपर ही नज़र आएंगे। अभी कोई अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और पाकिस्तान के लिए हम भी दुआ गो हैं कि कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ हो जिससे फ़ायदा हो। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।